हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, बायोलॉजी का हम जो सेकंड चैप्टर चल रहा था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, उससे रिलेटेड आज हम लगभग 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो एक बार हमारा क्वेश्चन के माध्यम से ये पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। दोस्तों, हमारा ये वीडियो जो है यह यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, एसएससी, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे अगर, तो उन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इम्पॉर्टेंट होगा। स्पेशली ये वीडियो जो है आपको यूपी टेट और सी टेट, उसके साथ साथ सुपर टेट के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। हम एक सीरीज में चल रहे हैं, अपना सिलेबस धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बायोलॉजी के अंतर्गत जूलॉजी को देखा। जूलॉजी में उसका इंट्रोडक्शन जाना, जूलॉजी के इंट्रोडक्शन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो जाना। उसके बाद हमारा जो पहला चैप्टर सेल का था वो हमने अच्छे से पढ़ा, उसको एक डिटेल स्टडी की। उसके बाद उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ये हमारा दूसरा चैप्टर है। हमारे दूसरा चैप्टर जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, कल हमने पूरा कर लिया। अगर आप वो ना देखे हों तो एक बार वो सारे वीडियो देख लीजिए, ताकि कुछ भी अगर आपको उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो सारी चीज़ें पता चल जाए। जिससे क्या होगा कि अब आप जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ आपकी कमांड बनेगी, पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे बना है और इसका क्या ऑप्शन हो सकता है। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहा करिए, और अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर लीजिए। हम अपने आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो यही है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। यहाँ पर कह रहा है कि जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होती है, डाइजेशन की प्रोसेस होती है, वह ह्यूमन बीइंग में कहाँ से स्टार्ट होती है। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट पूछ रहा है। पहला ऑप्शन ए मलाशय, एनस, बी अमाशय मतलब स्टमक, सी मुख मतलब बकल कैविटी वाला भाग या माउथ कैविटी जिसे आप कह रहे हैं, और पैक्वाशय पैंक्रियाज। तो यहाँ आपको बताना होगा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो जैसा कि हमने दोस्तों पढ़ा हुआ है कि जो पाचन की प्रक्रिया होती है, डाइजेशन की प्रक्रिया होती है, वह माउथ कैविटी से शुरू हो जाती है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ डीप में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। तो यहाँ पर जो पाचन नली है, पूरा एलिमेंट्री कैनॉल है, यह कितनी फीट लंबी होती है इसके बारे में पूछा गया है। इसका चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। मैंने ये भी अपने वीडियो में बताया हुआ है आपको। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मानव की पाचन नली जो है वह लगभग 32 फीट लंबी होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप, 32 फीट लंबी होती है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि थर्ड क्वेश्चन है हमारा। थर्ड क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में कितने श्वदंत होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि एक वयस्क मनुष्य में कितने श्वदंत होते हैं। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। श्वदंत 4 होते हैं एक वयस्क मनुष्य में। श्वदंत का मतलब क्या है? कैनाइन को पूछ रहा है, ये रत्नक को पूछ रहा है। तो कैनाइन दांत 4 की संख्या में होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। तो एक वयस्क मनुष्य में कितने कैनाइन होते हैं, रत्नक दांत कितने होते हैं? तो यह 4 की संख्या में होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य कौन सा होता है। तो हमारे जो बोन्स होते हैं उसमें और टीथ में कौन सा केमिकल होता है जिसकी वजह से वो मजबूत रहता है इतना। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। हमारी दांतों में होता है जो कि दांतों को मजबूती प्रदान करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि दांतों को मजबूती कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से मिलती है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नंबरिंग थोड़ी गड़बड़ हुई है। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन जो है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मनुष्य के जीवन
काल में जिसे आप दूध के दांत कहते हैं वह उनकी संख्या 20 होती है और यह मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 2 दांत जो कि परमानेंट नहीं होते हैं, अस्थायी दांत होते हैं और यह मनुष्य के जीवन काल में 2 बार उगते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 दांत हो जाएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दांतों में निम्न में से क्या होता है? तो यहाँ पर पूछ रहा है दांतों में क्या होता है? प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट या खनिज। तो जैसा कि आपको पता होगा हमारी दांतों में कैल्शियम पाया जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कैल्शियम जिससे दांतों को मजबूती प्रदान होती है, यह हमारी दांतों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? मतलब यहाँ पर पूछ रहा है दांतों का जो क्षरण होता है या विकृति होती है उसमें उसका संबंध किससे है? ऑप्शन है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो यही फ्लोरीन है, इसी के क्षरण से हमारी दांतों में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो दांतों में क्षरण का कारण की बात कर ली जाए तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि होगा 7वां या 8वां जो भी होगा, दांत के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दांत के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो फ्लोराइड होता है जो कि दांत के क्षय को रोकने में मदद करता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वयस्क मानव में सामान्यतः होते हैं, इसमें से कौन सा सही है? 6 चवर्णक की संख्या, 6 या 8 चवर्णक या 10 चवर्णक या 12 चवर्णक। तो यहाँ पर आपको चवर्णक बताना है कि कितनी संख्या इनकी होती है एक वयस्क मानव के दांत में। चवर्णक मतलब मोलर की बात की जा रही है, तो मोलर की संख्या कितनी होती है एक वयस्क में? इसकी संख्या 12 होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा हमारे 10वें का। 4 तरह के दांत होते हैं। इंसीजर, ICPM मैंने इसका एक ट्रिक बताया था। इंसीजर, C से कैनोइन हो गया, P से प्रीमोलर और M से मोलर। तो इंसीजर, कैनोइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर को कृदंत कहते हैं जिसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 8 होती है, 4 ऊपर और 4 नीचे होती है। कैनाइन की बात कर ली जाए तो कैनाइन को हिंदी में रदनक कहते हैं और कैनाइन की संख्या 4 होती है, 2 ऊपर और 2 नीचे होती है, जबकि इंसीजर का 8 होता है, 4 ऊपर और 4 नीचे। प्रीमोलर की बात कर ली जाए तो प्रीमोलर टोटल 8 होते हैं इसके दांत, 4 ऊपर और 4 नीचे। मोलर की बात कर ली जाए तो इसकी संख्या 12 होती है। यहाँ पर मोलर को पूछा गया है, मतलब मोलर को बताना था, तो मोलर हमारा ये डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? तो यहाँ मनुष्य के जीभ की बात की गई है कि जीभ के किस भाग तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है। तो ये भी बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया था अपनी क्लास में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पिछला भाग हो जाएगा। आगे वाले भाग से मीठे का आभास होता था और सबसे पीछे वाले भाग से कड़वाहट की संवेदना रहती है उसमें। तो ये ध्यान रखिएगा कि कड़वाहट की संवेदना कहाँ पर सीमित रहती है? जीभ के पिछले भाग में होती है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती हैं? तो यहाँ पर खट्टे की बात की गई है, तो खट्टा जो है वो पश्च भाग में जिह्वा के खट्टा भाग होता है। खट्टे भाग के लिए कोशिकाएं जिह्वा के पार्श्व भाग में होती हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, यह जो चारों स्वाद था उसके बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लार किसके पाचन में मदद करता है? बेहद ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए। लार किसके पाचन में मदद करता है? तो लार हमारा किसके पाचन में मदद करता है? लार स्टार्च के पाचन में मदद करता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि लार स्टार्च के पाचन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं अपने हम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया था कि लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है।
एंजाइम और वाटर, यही दोनों चीज़ डाइजेशन की प्रोसेस के लिए नेसेसरी होते हैं। इसी वजह से हमारे मुख गुहा में डाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर लार में कौन सा एंजाइम पाया जा रहा है? लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। एक दूसरा भी एंजाइम हमारी लार में पाया जाता है, हमारी मुख गुहा में पाया जाता है। उसका नाम मैंने क्या बताया था? उसका नाम था लाइसोजाइम था। तो दो एंजाइम हमारी लार में पाया जाता है, एक तो टाइलिन जिसे एमाइलेज कहते हैं और दूसरा लाइसोजाइम। ये दोनों ही एंजाइम हमारी मुख गुहा या लार में पाया जाता है। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। लाइसोजाइम हमारे आँखों से जो आंसू निकलता है उसमें लाइसोजाइम एंजाइम होता है। हमारे पसीने में लाइसोजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम का कार्य क्या होता है? तो लाइसोजाइम हमारे भोजन के साथ अगर कोई भी बैक्टीरिया आ रहा है तो वह उसको मारने का कार्य करता है। टाइलिन की बात कर ली जाए, टाइलिन एंजाइम क्या काम करता है? तो यह कार्बोहाइड्रेट के पाचन में हेल्पफुल होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टाइलिन एंजाइम का क्या कार्य होता है? यह कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है, सहायक होता है। अब आगे आते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? यहाँ पर सलाइवा का कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है वो आपको बतानी है। तो 3 प्रॉपर्टी सलाइवा की होगी इसमें और एक नहीं होगा। तो यह भोजन को निगलने में मदद करती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि लार जो है यह भोजन के साथ मिलकर के उसको लुगदी बनाती है, उसको निगलने का कार्य करती है। यह मुख गुहा तथा दांतों को साफ करती है, यह भी बिल्कुल सही है। यह होठों तथा जिह्वा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है, यह भी सलाइवा की प्रॉपर्टी है। लेकिन ये बी वाला जो है ये सलाइवा की प्रॉपर्टी नहीं है। यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, तो यह बिल्कुल गलत ऑप्शन है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? तो डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? डायस्टेज एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है? तो यह हमारी लार ग्रंथियों से स्रावित होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में डैश डैश एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको सीटेट में देखने को मिले होंगे। सीटेट में अक्सर इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है या यूपी टेट में भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर स्टमक की बात की जा रही है कि स्टमक में डैश डैश कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन की बात की जाए तो वह हमारे मुख गुहा वाले पोर्शन में होता है, लेकिन हमारे अमाशय वाले भाग में जो स्टमक है उस वाले भाग में प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन और फैट का पाचन यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमाशय में एंजाइम, कौन सा एंजाइम ऐसा है जो कि प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। बेहद ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर पेप्सिन हो जाएगा। बी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारे अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब बात हो रही है अमाशय की, तो थोड़ा सा यहीं पर एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दे रही हूँ कि हमारे अमाशय में HCl पाया जाता है। HCl में 4 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। अब ये 4 एंजाइम कौन से होते हैं? एक तो आपने पेप्सिन देख लिया जो कि प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। दूसरा रेनिन है, रेनिन एंजाइम दूध में पाया जाता है। उसके बाद तीसरा एंजाइम म्यूसिन एंजाइम है और चौथा एंजाइम कौन सा है? गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम है। ये 4 एंजाइम हमारे अमाशय वाले भाग में पाए जाते हैं। अमाशय या स्टमक वाले भाग में प्रोटीन और फैट का पाचन होता है। यहाँ से ये क्वेश्चन बार बार बनता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन कर रहा है। उसके बाद रेनिन की बात की जाए जो कि दुग्ध शर्करा है, दूध में पाया जाने वाला एंजाइम है। रेनिन यह प्रोटीन का पाचन करता है, कैसीन नामक प्रोटीन का पाचन करता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है? तो अभी देखा हमने HCl नामक अम्ल जो है वह कहाँ पर होता है? हमारे अमाशय मतलब स्टमक वाले भाग में HCl नामक एसिड
पाया जाता है। HCl एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, और इसी में 4 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अम्ल अमाशय रस में रहता है? तो ये भी वही क्वेश्चन है, घुमा के पूछ रहा है। तो HCl कहाँ? HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कई बार HCl सीधे सीधे लिख के आ सकता है, और कई बार क्या होगा, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख के आएगा। तो HCl आएगा तो इस तरह से आएगा, या तो इस तरह से आएगा। तो कौन सा अम्ल अमाशय रस में रहता है? वह HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो कि हमारे पेट में या अमाशय में या स्टमक में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मवेशी घास निगलने के उपरांत उसे कहाँ पर स्टोर करते हैं? तो ये बताना होगा। जो जानवर हैं वो घास को निकलते हैं, तो उसके उपरांत जो खाते हैं घास को, वो उसका संग्रहण कहाँ पर करते हैं, उसे स्टोर कहाँ पर करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम अमाशय में। मवेशी जो घास निगलते हैं उसे वहाँ पर प्रथम अमाशय में संग्रहित करते हैं। तो इसके बारे में आप इतना ही जानिए फिलहाल। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव के अमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो यहाँ पर ये X को समझिए कि कौन लिखा हुआ है। यहाँ पर पूछ रहा है कि मानव के अमाशय में ऐसा कौन सा अम्ल होता है जो भोजन को के पाचन में सहायक होता है। तो अभी ऊपर हमने इसको डिस्कस कर लिया है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो कि भोजन के पाचन में सहायक होता है। ये एसिडिक नेचर का एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, लेकिन फिर भी हमारे लिए कोई नुकसानदायक नहीं होता, और हमारे डाइजेशन में ये पार्टिसिपेट करता है। हमारे डाइजेशन में बहुत इसका रोल होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर कुछ रह गया क्या? नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो यहाँ आपको बताना होगा कि पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन जो है वह किस में बदलता है। तो बेहद ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन यूपी टेट में आपको देखने को मिल जाएगा। पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि प्रोटीन पाचन क्रिया में अमीनो अम्ल में बदलता है। अब नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूल प्रवेश कौन सा है? यहाँ पर पूछ रहा है। तो मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश क्या होगा? अम्लीय होना चाहिए। मानव जठर की बात की जा रही है, मतलब पेट की बात की जा रही है, हमारे स्टमक की बात की जा रही है। तो यहाँ पर प्रोटीन पाचन के लिए क्या जरूरी होता है? तो HCl या जो कि एक अम्लीय माध्यम में होता है, तो अम्लीय होना जरूरी होता है उस माध्यम को प्रोटीन के पाचन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का कार्य करता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? तो यहाँ पर पेप्सिन हो जाएगा। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने में मदद करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पेप्सिन से पेप्टोन प्रोटीन पापा है, तो सब में पेप्सिन ही पा ही रहेगा। तो यहाँ पर इससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। पेप्सिन नामक यह एंजाइम जो है, यह प्रोटीन को पाचक एंजाइम में बदलने का कार्य करता है, पेप्टोन में बदलने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव तंत्र में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं होता है? यहाँ पर पूछ रहा है। हमने पेप्सिन पढ़ा हुआ है, हमने ट्रिप्सिन पढ़ा हुआ है और टाइलिन भी पढ़ा हुआ है, लेकिन गैस्ट्रिन नामक एंजाइम या पाचक एंजाइम नहीं है मानव तंत्र में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर गैस्ट्रिन हो जाएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को दही में बदलने वाला कौन सा एंजाइम है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अक्सर क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा आपके एग्जाम में। तो दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? वह रेनिन नामक एंजाइम है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि रेनिन जो है दूध में पाया जाने वाला एंजाइम है, यह दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है?
तो वही क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया है। यहाँ पर रेनिन नामक एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? तो यहाँ पर कौन सा दूध में जो प्रोटीन शर्करा युग्म है उसका नाम आपको बताना होगा। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? कैसीन और लैक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है हमारे दूध में। ये एक प्रोटीन शर्करा होती है। कैसीन और लैक्टोज ये दोनों दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन शर्करा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा पाचन एंजाइम नहीं है। फिर से इस तरह का क्वेश्चन बना है। पेप्सिन हमने पढ़ा पाचन एंजाइम है, रेनिन भी हमने पढ़ा पाचन एंजाइम है, इंसुलिन अभी हमने नहीं पढ़ा है, इंसुलिन पाचन एंजाइम नहीं है, जबकि एमिलेप्सिन भी पाचन एंजाइम है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इंसुलिन पाचक एंजाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो ये तो बिल्कुल शुरू में ही हमने डाइजेशन का जो सबसे मेन चीज़ होता है वो देखा ही था कि एंजाइम और वाटर इन दोनों की ही खास आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पर डाइजेशन के लिए एंजाइम और पानी इन दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है पेट में भोजन को पचाने के लिए, तो वहाँ पर एंजाइम का होना बेहद ही ज़रूरी होता है, खास होता है भोजन को पचाने के लिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? यहाँ पर क्या कह रहा है, मुख में मंड या स्टार्च जिसे कहा जाता है, स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो मुख में हमने दो एंजाइम पढ़ा हुआ था, टाइलिन एंजाइम पढ़ा था, तो यहाँ पर टाइलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाइलिन एंजाइम मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन करता है, ये ध्यान रखिएगा। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन नामक एंजाइम के द्वारा होता है। तो ये तो हमारा इतना चीज़ था। मुख में मैंने दो एंजाइम बताया था, टाइलिन और एमाइलेज, टाइलिन को ही एमाइलेज कहते हैं, तो टाइलिन कहे या एमाइलेज बात वही हुई। और दूसरा लाइसोजाइम एंजाइम मुख में पाया जाता है। बाकी तो ये तीनों हमारे मुख में पाया नहीं जाता, तो यहाँ पर मुख की बात कर रही है, तो इस तरह भी आप ऑप्शन को काट सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? यहाँ पर आपको रेशेदार प्रोटीन की बात बतानी है कि हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन, केराटिन या एंजाइम कौन सा रेशेदार प्रोटीन है? तो यहाँ पर केराटिन जो है यह एक रेशेदार प्रोटीन है। केराटिन कहाँ कहाँ पाया जाता है? हमारे नाखूनों में, हमारे हेयर्स में केराटिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। यह एक रेशेदार प्रोटीन है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम, रसांकुर या विलाई भी इसे कहते हैं? इसको बहुत अच्छे से मैंने इस पर फोकस करके बताया था, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि विलाई कहाँ पर पाए जाते हैं जिन्हें रसांकुर या दीर्घरोम कहते हैं। तो ये अब आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, बड़ी आंत, मूत्राशय, छोटी आंत या पेट, कहाँ पर विलाई पाए जाते हैं? दोस्तों विलाई हमारा ये जो दीर्घरोम या रसांकुर है या स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो ध्यान रखिएगा विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे भी मैंने अपनी क्लास में बताया हुआ था। मानव शरीर में जो डाइजेशन का मैक्सिमम यहाँ पर पूछ रहा है कि मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ पर होता है, कंप्लीट होता है। मैक्सिमम डाइजेशन जो है मानव के शरीर में जो संपन्न होता है, यह कहाँ पर होता है? यह छोटी आंत में संपन्न होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि डाइजेशन की मैक्सिमम जो अधिकांश भाग है वह हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। लेकिन अगर वाटर एब्जॉर्प्शन की बात की जाएगी कहाँ पर होता है मैक्सिमम, तो वह लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो इसी तरह से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। ये भी बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पूछ रहा है कि मैक्सिमम जो हम पोषक तत्व एब्जॉर्ब होता है हमारे रक्त में, ब्लड में, वो किस पार्ट से एब्जॉर्ब होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसा कि हमने देखा अभी ऊपर ही कि सबसे ज़्यादा डाइजेशन की प्रोसेस जो है वह स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। उस वहीं पर ही रक्त में जो पोषक तत्व होते हैं वो एब्जॉर्ब भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से ही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिग्मॉइड कोलन किसका भाग होता है। तो ये आपको बताना होगा कि कोलन जो है या किसका पार्ट है। हमने लार्ज इंटेस्टाइन का 2 पार्ट पढ़ा था, कोलम। तो कोलम इसमें जो आंसर है सिग्मॉइड कोलन, यह इसका बी आंसर हो जाएगा। ये बड़ी आंत का भाग होता है। ये ध्यान रखिएगा कि सिग्मॉइड कोलम किसका पार्ट होता है, ये बड़ी आंत का पार्ट होता है। इसके बाद थोड़ा सा और यहाँ पर आप जान लीजिए, बात हो रही है लार्ज इंटेस्टाइन की। तो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, मतलब बड़ी आंत 3 भागों में बटा होता है, सीकम, कोलम और रेक्टम। तो यहाँ पर कोलम की बात की जा रही है। कोलन जो है ये दूसरा बीच वाला भाग होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। सीकम वाला भाग स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है और सबसे लास्ट में क्या होता है, रेक्टम होता है, जिसके द्वारा जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं हमारी बॉडी के, फूड के, वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। कोलन किसका भाग है, यह बड़ी आंत का भाग है। कोलन का एक काम बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होता है। निर्जलीकरण का जो काम होता है यह कोलन के द्वारा ही रोका जाता है। हमारी बॉडी में जो निर्जलीकरण हो जाता है वह कोलन के द्वारा रोका जाता है, ये कह लीजिए। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप बहुत बार एग्जाम में देखे होंगे। बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है। हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर होता है, ये ध्यान रखिएगा। कल मैंने लीवर और पैंक्रियाज दोनों के बारे में बताया था। लीवर सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड होती है और सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड वहीं पर बताया हुआ था। उसको अब आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि हमारे बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावण नहीं करता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा एक है पार्ट जो कि किसी भी डाइजेस्टिव एंजाइम का स्रावण या सिक्रीशन नहीं करता है। हमारी लार ग्लैंड से होता है, हमने पढ़ा था, तभी वहाँ पर डाइजेशन की प्रोसेस होती है। पैंक्रियाज और तिल्ली यहाँ पर। तो इन चारों में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा आपको बताना होगा। तो हमारे लीवर से किसी भी तरह के पाचक एंजाइम का स्रावण नहीं होता है। हमारे यकृत से किसी भी प्रकार के पाचक एंजाइम का स्रावण नहीं होता है। थोड़ा सा यकृत के बारे में जान लीजिए। यकृत विटामिन ए, विटामिन डी का संचय करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिए। ये इसमें शायद मेंशन नहीं है या आगे हो ही, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो आप नोट कर लीजिए कि यकृत विटामिन ए और विटामिन डी का संचय हमारी बॉडी में करता है। और कुफर की कोशिकाएं जो हैं या कुफर सेल्स जो हैं यह कहाँ पर पाई जाती हैं। तो इसका भी आंसर हमारा लीवर या यकृत होता है। कुफर सेल्स हमारे यकृत में पाई जाती हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी यकृत से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड। आप नोट ना किए हों तो नोट कर लीजिए। 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड यकृत होती है, लीवर जिसे कहते हैं या जिसे कलेजा कहते हैं। पित्त रस वसा को जल में घुलनशील बनाता है। हमारे यकृत में ही से क्या होता है, पित्त रस का श्रावण होता है। यकृत में गॉल ब्लैडर पाया जाता है यहाँ पर। और पित्त रस के श्रावण की बात की जाए, एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ। अगर बाइल जूस के श्रावण की बात की जाए या इसके निर्माण की बात की जाए तो बाइल जूस का निर्माण कहाँ पर होता है, हमारे लीवर में होता है। लेकिन अगर बाइल जूस के स्टोरेज की बात की जाए, बाइल जूस का संचय कहाँ पर होता है, तो यह गॉल ब्लैडर में होता है। ये ध्यान रखिएगा।
और बाइल जूस जो है यह क्षारीय माध्यम में होता है। इसका पीएच मान की बात कर ली जाए तो 7.7 इसका पीएच मान होता है। इतनी चीज़ें हमें इस क्वेश्चन से देखना था जो कि हमने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? अभी मैंने बता ही दिया, इसको ऊपर डिस्कस कर लिया, मुझे लगा शायद ये क्वेश्चन ना हो। तो विटामिन ए और विटामिन ए का संश्लेषण हमारी यकृत द्वारा किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि हमारी यकृत द्वारा विटामिन ए का संश्लेषण किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थों का कौन सा अंग चूषण करता है? अर्थात जो हमारे पचे हुए भोज्य पदार्थ होते हैं उसमें जो विषैले पदार्थ होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन कौन सा अंग करता है? इसका राइट आंसर हमारा लीवर ही होगा। लीवर का ये एक मेन रोल होता है कि यह पचे हुए भोजन में जो विषैले पदार्थ मौजूद होते हैं उनके भक्षण करने का कार्य भी करता है। ये जो भी विषैले पदार्थ आएंगे उनको मारने, काटने, निष्क्रिय करने, इन सभी का कार्य करता है हमारा यकृत ही। जैसे कि आप देखे होंगे जब कोई जहर खा लेता है, जब व्यक्ति कोई जहर खाता है और मर जाता है तब व्यक्ति का जो पोस्टमार्टम होता है जहर खाने वाले व्यक्ति का, तो उसके लीवर की ही जांच होती है, क्योंकि जो भी विषैला पदार्थ रहता है वो सारा हमारे लीवर में जाके स्टोर हो जाता है, वहाँ पर वो एकत्रित हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा। एक और यहीं पर मैं बता देती हूँ चीज़ कि पाचन प्रक्रिया के दौरान जो विषैला अमोनिया बनता है, उस अमोनिया जो है वह यूरिया में हमारे लीवर में ही परिवर्तित होता है। तो हमारा लीवर क्या काम करता है? अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य यकृत में होता है। ये भी बेहद 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए कि अमोनिया का यूरिया में रूपांतरण कहाँ पर होता है? तो यह यकृत में होता है। इसका क्या हो जाएगा? इसका हमारा हो जाएगा लीवर या यकृत। तो यहाँ पर डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। बहुत कुछ बताने के चक्कर में मैं ऑप्शन में टिक मारना ही भूल जाती हूँ। अब आते हैं 52 में, निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को संचित करने का कार्य कौन सा बॉडी पार्ट करता है, यहाँ पर पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह लीवर ही है, जो कि मानव शरीर में जो ग्लाइकोजन के रूप में जो ग्लाइकोजन है उसको कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा करने का कार्य करता है। तो ध्यान रखिएगा, लीवर बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम के नज़रिए से। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन निकल कर आते हैं लीवर और पैंक्रियाज वाले पार्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं, मतलब यूरिया का निर्माण मानव में कहाँ पर होता है? अभी हमने इसको डिस्कस कर लिया है कि निर्माण यूरिया का कहाँ पर होता है? हमारे लीवर में यूरिया का निर्माण होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, बेहद ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ए आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। स्तनधारी में यूरिया कहाँ पर बनता है? तो लीवर में बनता है। कैसे बनता है? अमोनिया का यूरिया में कन्वर्जन होता है इसी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन निम्न में से किसमें जमा होता है? तो ग्लाइकोजन कहाँ पर जमा होता है इसको आपको बताना है। ग्लाइकोजन हमारे लीवर में संचित होता है। ध्यान रखिएगा, ग्लाइकोजन कहाँ पर संचित होता है? तो हमारे लीवर में संचित होता है। लीवर हमारा शरीर में अतिरिक्त जो ग्लूकोज है उसी को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। तो ये ग्लाइकोजन क्या है? जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वही जब लीवर में संचित होता है तो ग्लाइकोजन में बदल जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और जब हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है तो यह ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। कौन? लीवर कर देता है। तो ये भी लीवर की एक इम्पॉर्टेंट बात थी, ध्यान रखने वाली बात थी। एक चीज़ और यहीं पर जान लीजिए कि भ्रूणावस्था के दौरान क्या होता है, जब आरबीसी का निर्माण होता है तो वह लीवर में ही होता है, लेकिन सिर्फ भ्रूणावस्था के ही दौरान आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्लैंड में पित्त उत्पादित होता है? तो यहाँ पित्त मतलब बाइल की बात की जा रही है, बाइल जूस की बात की जा रही है। पित्त कहाँ, पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है, कहाँ पर यह उत्पादित होता है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। लीवर में ही पित्त का निर्माण होता है, उत्पादित होता है यह। और अब इसके स्टोर की बात की जाए कि पित्त का, इसको अभी मैंने ऊपर एक बार आपको बता दिया था, लेकिन फिर से यहाँ पर यह क्वेश्चन के रूप में भी दिया है। पित्त कहाँ पर संग्रहित होता है, कहाँ पर स्टोर होता है, बात की जाए तो पित्त का स्टोरेज पित्ताशय में होता है, निर्माण इसका यकृत में होता है। तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं इससे, ये दोनों ही क्वेश्चन आप ध्यान रखना होगा कि पित्त का निर्माण की बात की जाए तो लीवर में होता है, या सिक्रीशन की बात की जाए तो लीवर में होता है, और इसके स्टोरेज की बात की जाए तो पित्त जो है हमारा पित्ताशय में स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का निर्माण करती है? इंसुलिन का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में इंसुलिन का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा। पैंक्रियाज से रिलेटेड अब आगे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे। बाकी ये सारा टॉपिक बहुत अच्छे से मैंने समझाया था, आप अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो ये सारी चीज़ें वहीं पर क्वेश्चन भी समझ गए होंगे कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आता है और क्या नहीं आता है। तो यहाँ पर इंसुलिन की बात हो रही है, तो इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? हमारी पैंक्रियाज में होता है। पैंक्रियाज मानव शरीर की सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, इसे मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। अब आप यहीं पर पैंक्रियाज से रिलेटेड सारे पॉइंट को याद कर लीजिए जो जो मैंने बताया था। पैंक्रियाज में क्या होता है? पैंक्रियाज में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा फैट, इन तीनों का ही पाचन होता है, डाइजेशन होता है, इसीलिए इसे मिक्स्ड ग्लैंड भी कहा जाता है। इसी कारण यहाँ पैंक्रियाटिक जूस को, जो पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, और पूर्ण पाचक रस भी इसे कहा जाता है। मिक्स्ड ग्लैंड तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एंजाइम और हार्मोन दोनों का श्रावण होता है। ये बात रही यहाँ पर इंसुलिन से रिलेटेड, पैंक्रियाज से रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ चीज़ें जान लेते हैं, इससे और क्या क्वेश्चन बना होगा। पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं वो क्या कहलाती हैं? तो यहाँ पर अब आपको बताना होगा कि पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन को उत्पन्न करती हैं वो क्या कहलाती हैं। तो इसका राइट आंसर, और बेहद ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, यहाँ से ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती हैं, जिसे हिंदी में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहा जाता है, यही इंसुलिन को उत्पन्न करती हैं। और यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पर पाई जाती हैं? तो यह पैंक्रियाज में पाई जाती हैं। ये दो क्वेश्चन यहाँ से बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। इसी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से इंसुलिन का श्रावण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंसुलिन की बात हो रही है तो यहाँ पर इंसुलिन की खोज किसने किया था, ये भी जानना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर दो साइंटिस्ट हैं, बैटिंग व बेस्ट ने इंसुलिन का खोज किया था, ये ध्यान रखिएगा, इनका नाम याद रखिएगा कि इंसुलिन की खोज बैटिंग व बेस्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? इंसुलिन क्या होता है? अब ये आपको बताना होगा कि इंसुलिन क्या है। चार ऑप्शन है। तो यहाँ पर इंसुलिन क्या होता है? एक हार्मोन होता है, इसीलिए पैंक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर एंजाइम का भी श्रावण हो रहा है, और ये इंसुलिन जैसे हार्मोन का भी श्रावण हमारे पैंक्रियाज से हो रहा है। तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? बेहद ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर इंसुलिन ही हो जाएगा। इंसुलिन हमारे ब्लड में या शुगर लेवल को मेंटेन रखता है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? इंसुलिन का रिसाव कहाँ से होता है? अब आपको ये बताना होगा। तो इंसुलिन का रिसाव कहाँ से होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन नामक हार्मोन का श्रावण होता है। इसको ध्यान रखिएगा, बेहद ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है कि इंसुलिन का
रिसाव कहाँ से, किन कोशिकाओं से होता है, तो बीटा कोशिकाओं से होता है। पैंक्रियाज में ये पाया जाता है, अल्फा बीटा और गामा सेल्स पाई जाती हैं। इसी बीटा सेल्स से इंसुलिन का रिसाव होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लीजिए जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब कुछ ये एक बुक से मैंने ये सारे क्वेश्चन उठाए हुए हैं, तो ये भी मुझे सही लगा तो मैंने ले लिया। वैसे हमने लगभग क्वेश्चन डिस्कस कर ही लिया है। जैसे यहाँ पर पहला है, मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई क्या होती है। यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई पूछ रही है, तो मनुष्य में स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है, 6 से 7 मीटर होती है। ये ध्यान रखिएगा। मनुष्य के आहार नाल में 2 अवशोषी अंग कौन से हैं, तो सीकम एवं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। यह मनुष्य के आहार नाल के 2 अवशेषी अंग होते हैं। हमने वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में पढ़ा हुआ था कि यह लार्ज इंटेस्टाइन से लगी हुई होती है, जो कि सेलुलोज का पाचन करने का कार्य सदियों पहले करती थी, लेकिन अब मनुष्य के बॉडी में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। इस वजह से अब इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का कोई यूज नहीं रह गया हमारी बॉडी में। तो धीरे धीरे जब इसका कोई यूज नहीं हुआ तो यह धीरे धीरे अवशेषी अंग के रूप में परिवर्तित हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारे आहार नाल में 2 अवशेषी अंग कौन से हैं, सीकम एवं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हैं। नेक्स्ट क्या है, छोटी आंत के किन ग्रंथियों द्वारा आंत रस स्रावित होता है। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। स्मॉल इंटेस्टाइन के ब्रूनर्स जो ग्लैंड होती हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि ये ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती हैं। तो ब्रूनर्स ग्लैंड की बात की जाए तो यह स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं, और अगर लैंगरहैंस द्वीपिकाओं की बात की जाएगी तो यह कहाँ पर पाई जाती हैं, हमारी पैंक्रियाज में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर ब्रूनर्स ग्लैंड के द्वारा आंत रस का जो इंटेस्टाइनल जूस होता है इसका श्रावण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुओं में सर्वप्रथम कौन सा दांत निकलता है। तो इंसाइजर, जो मध्यवर्ती इंसाइजर होता है मिडिल वाला, वह शिशुओं में सर्वप्रथम निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत का बाहरी कठोर भाग किसका बना होता है। तो दांत का जो सबसे बाहरी कठोर भाग होता है वह डेंटिन का बना होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। दांत की क्राउन की बाह्य परत अर्थात दांत का चमक किसके कारण होता है। दांत में चमक इनामिल के कारण होता है। आप देखते होंगे आपका दांत वाइट इतना दिखता है, जो चमकीला दिखता है, यह हमारी दांतों में इनामिल नामक परत के कारण होता है। तो ये सारी चीज़ें अपनी क्लास में हमने डिस्कस किया था। मुख गुहा का एंजाइम टाइलिन या एमाइलेज जिसे कहा जाता है, स्टार्च को किस में बदलता है। तो हमारी मुख गुहा में 2 तरह का एंजाइम पाया जाता है, उन दोनों के बारे में हमने जाना। तो ये जो टाइलिन या एमाइलेज नामक एंजाइम हमारी मुख गुहा में पाया जाता है, यह स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय की भित्ति में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो हमारे यहाँ पर अमाशय की बात की जा रही है, स्टमक की बात की जा रही है। स्टमक की भित्ति से गैस्ट्रिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। तो ऊपर हम एक क्वेश्चन में भी देखे थे कि गैस्ट्रिन एक हार्मोन है या एंजाइम है। तो गैस्ट्रिन एंजाइम नहीं है बल्कि एक हार्मोन होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है। ये कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, मुख गुहा से। अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अमाशय में हमने 2 चीज़ों का पाचन देखा है, फैट का और प्रोटीन का। यहाँ पर ग्रहणी तथा छोटी आंत में क्षारीय माध्यम में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो हमारी जो ग्रहणी है और स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें कैसे क्षारीय माध्यम में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। नेक्स्ट है, वसा का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। जो वसा का फैट का पाचन है, हमने देखा फैट और प्रोटीन इन दोनों का पाचन हमारी अमाशय से शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन भी अमाशय से होता है, जान लिए हैं, बस एक बार फास्ट रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। मुख गुहा का एंजाइम टाइलिन स्टार्च को माल्टोज में, ये चीज़ तो देख लिए हैं, ये फिर से आ गया है क्वेश्चन। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, आंत रस में पाया जाने वाला एंजाइम इरेप्सिन प्रोटीन के किस अवस्था पर क्रिया करता है। तो आंत रस में जो पाया जाने वाला एंजाइम इरेप्सिन है, यह पॉलीपेप्टाइडों पर की अवस्था पर क्रिया करता है। प्रोटीन की जो पॉलीपेप्टाइड स्टेज होती है उस पर यह क्रिया करता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अग्नाशय अर्थात पैंक्रियाज को पैंक्रियाटिक जूस स्रावित करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्प्रेरित करता है।
सिक्रेटिन नामक हार्मोन जो है यह पैंक्रियाज को पैंक्रियाटिक जूस के श्रावण के लिए उत्प्रेरित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिपैटोक्राइनिन नामक हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? हिपैटोक्राइनिन नामक हार्मोन का श्रावण डिओडिनम से होता है। ध्यान रखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है, मैंने बताया था, डिओडिनम, जिजनम और इलियम। तो ये डिओडिनम वाला भाग जो होता है यहीं से हिपैटोक्राइनिन नामक हार्मोन का श्रावण होता है। नेक्स्ट है, पूर्ण पाचक रस की संज्ञा पैंक्रियाज को, जैसा कि जान ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी का पाचन होता है, प्रोटीन का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का, सबका पाचन हमारे पैंक्रियाज में होता है, इसीलिए इसे पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत में या लीवर की बात हो रही है यहाँ पर, लीवर में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने हेतु कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन चेंज करता है, परिवर्तित करता है। एक साथ अंतः तथा बहिस्रावी ग्लैंड कौन सी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्लैंड दोनों की उपाधि जो है हमारे पैंक्रियाज को दी गई है। ये भी ध्यान रखिएगा, मिक्स्ड ग्लैंड भी पैंक्रियाज को ही कहा जाता है। एक पॉइंट और जानने वाली थी, इसीलिए मैंने इसको भी मेंशन कर दिया है कि रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाने पर कमजोरी, बेचैनी तथा पैंक्रियाज की दीवार के क्रमाकुंचन से हमें भूख का एहसास होता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि हमें भूख क्यों लगती है, कब उसका एहसास होता है? तो जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तब, और हमारी जो अमाशय है, स्टमक है, उसकी दीवारों में क्रमाकुंचन हो जाता है, इसकी वजह से हमें भूख का एहसास होता है। हाइपोथैलेमस में स्थित हंगर सेंटर भूख को प्रभावित करते हैं। हंगर सेंटर केंद्र, बस इतना ही जानिए, बाकी आगे मैंने नहीं मेंशन किया है, जो काम की चीज़ थी इतनी थी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें मुझे मिल सकी, मैंने हर चीज़ अपने इस पीडीएफ में मेंशन किया है, जहाँ जहाँ से भी जो भी मिला, और लगभग सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। बहुत डिटेल में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा है। मुझे लगता है अगर आप पीसीएस एग्ज़ाम भी दे रहे होंगे तो इससे बाहर नहीं आना है इस पार्ट से। वीडियो कैसा लगा हमें अपनी राय और सुझाव जरूर दिया करिए, और अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो वो आप तक पहुंच जाए। और सबसे बड़ी बात, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करिए कि वीडियो कैसा लगा या आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। अपने इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं दोस्तों, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।